हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार। और ये एक उदारवादी दल के नेता थे। ये क्वेश्चन से पूछता है कि अध्यक्ष कौन बना था लखनऊ अधिवेशन में। अब इस अधिवेशन में आखिर ऐसी क्या बात है कि इसको पढ़ना इतना ज़रूरी बनता है, इसका अलग से टॉपिक है। इसमें दो उपलब्धियां प्राप्त हुई हमें। पहला उपलब्धि तो ये है कि उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। ये कैसा, आप इससे पहले जान चुके हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन द्वारा। फिर इसके विरोध में आंदोलन चलाए जाते हैं, स्वदेशी व बहिष्कार। और इन आंदोलनों की रणनीति को लेके कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दल के बीच मतभेद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उदारवादी चाहती है कि ये जो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चल रहे हैं वो केवल बंगाल तक सीमित हो, और साथ ही बहिष्कार में क्या हो, जो उनके उत्पाद हैं बस केवल उनका बहिष्कार हो। वहीं उग्रवादी चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये बंगाल तक सीमित ना हो, इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाए और ये पूरे इंडिया में हो। और साथ ही बहिष्कार में इनके उत्पादों का ही बहिष्कार ना हो, साथ ही इनके न्यायालयों का, व्यवस्थापिकाओं का और इनके द्वारा जो संस्था है, स्कूल है, कॉलेज ऑफिस है, इन सब का बहिष्कार हो। तो इन्हीं आंदोलन की रणनीति कैसी होनी चाहिए, इससे कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दल के बीच मतभेद स्टार्ट होता है 1905 के अधिवेशन में। 1905 का अधिवेशन हुआ था बनारस में और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आता है 1906। 1906 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो यहीं से तो उदारवादी और उग्रवादियों के बीच और भी मतभेद गहरे होते हैं, क्योंकि उग्रवादी चाहते हैं लाल या बाल में से कोई एक अध्यक्ष बने, वहीं उदारवादी चाहते हैं कि रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। तो इधर तो इन लोगों के बीच में तानातनी चल रही थी। तब तक उदारवादियों ने कहा कि ठीक है, हम सबसे आगे किसको खड़ा कर देते हैं, दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी की सब इज्जत करते थे, इसलिए इस अध्यक्ष पद को लेके विवाद जो था टल गया, यानी कांग्रेस में जो विभाजन होने वाला था वो 1906 में टल गया। अब 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है, इसमें क्या होता है, फिर से अध्यक्ष पद को लेके कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, उदारवादी और उग्रवादी। तो उग्रवादियों को क्या किया जाता है, उदारवादियों ने कांग्रेस से बाहर निकाल दिया और इस तरह सूरत का विभाजन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो फिर अब इतने 9 सालों बाद देख रहे हैं कि 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस ने फिर से उग्रवादियों को वापस बुला लिया। आखिर ऐसी क्या वजह हुई, तो इसके कुल 4 कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि ये जो अध्यक्ष पद को लेके विवाद हुआ था वो मुद्दा ही अप्रासंगिक हो गया था। साथ ही दूसरा कारण है कि उदारवादियों और उग्रवादियों दोनों को ये लगने लगा था कि उनकी इस विवाद की वजह से जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की राजनीति है वो मंद पड़ रही है। कहीं न कहीं राष्ट्रव्यापी आंदोलन की गति धीमी पड़ रही है, इससे हम दोनों में से किसी का फायदा नहीं है। तीसरा कारण ये है कि एनी बेसेंट जी, जिन्होंने 1914 में ही कांग्रेस को ज्वाइन किया था, और तिलक जी जिनको जेल हुई थी वो 1914 में ही छूट के आए थे,
1915 में ये दोनों मिलते हैं और एनी बेसेंट जी चाहती हैं कि तिलक जी और उनके सहयोगी कांग्रेस में फिर से शामिल हो जाएं ताकि जो उनका होम रूल लीग आइडिया है वो अच्छे से वर्क कर सके। तो इसलिए इन दोनों के प्रयासों से भी कांग्रेस में उग्रवादियों का प्रवेश भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि उग्रवादियों को उदारवादियों से मिलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसका इम्पोर्टेंट रोल था, तो एनी बेसेंट और तिलक जी का। चौथा कारण ये भी है कि उदारवादी दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये दोनों नेता उदारवादी दल के थे और ये उग्रवादियों के बिल्कुल कट्टर थे। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में उग्रवादी आए। तो इन दोनों की मृत्यु हो जाती है 1915 में। अब उदारवादियों में ऐसा कोई नहीं बचा जो उग्रवादियों के प्रवेश को लेके भी ज़्यादा विरोध करता। तो इन सब कारणों की वजह से हम देखेंगे कि 1916 के अधिवेशन में उग्रवादियों को उदारवादियों से फिर से मिला जाता है, यानी कांग्रेस में इनको फिर से शामिल कर लिया जाता है। अब दूसरी उपलब्धि क्या है इस लखनऊ अधिवेशन की, वो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता। तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ साथ आते हैं और एक साथ संवैधानिक सुधारों की मांग करते हैं और दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे की राजनीति में सहयोग करें और हम एक साथ संवैधानिक सुधार की मांग करेंगे और इस देश को स्वतंत्र कराएंगे। तो इससे पहले मुस्लिम लीग का कॉन्सेप्ट बेसिक देखते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है। इससे पहले बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक होते हैं। जैसे ही बंगाल का विभाजन हो जाता है तो पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुसंख्यक बन जाता है और इसीलिए मुस्लिम खुश होते हैं और वो बंगाल विभाजन का स्वागत करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। और इसी के प्रभाव में आके 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन भी होता है। और आप देखेंगे कि इससे पहले मुस्लिम लीग कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी समझ के इसके साथ नहीं रहती है। तो फिर हम देखेंगे कि आखिर इतने 9 सालों बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ समझौता करने को राजी हो गई, क्योंकि 1912 में ही लीग को इसके पीछे के कारण समझते हैं कि आखिर क्यों मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आई। मुस्लिम लीग के रवैये में परिवर्तन की वजह क्या है, तो पहला वजह तो यही है कि माल्य पिंटू सुधार जो आया था उसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं मलाल थी कि जो उसकी दूसरी मांग थी वायसराय की कार्यकारी परिषद में 2 इंडियंस हो जिसमें से एक मुसलमान हो एक दूसरा कोई हो, लेकिन वही माल्य पिंटू सुधार में केवल एक इंडियन को चुना जाता है और वो मुस्लिम नहीं होता, वो हिंदू होता है। दूसरा कारण है 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि आप देख चुके हैं बंगाल विभाजन का समर्थन करती है मुस्लिम लीग और जैसे ही बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है तो जो मुस्लिम बंगाल विभाजन का समर्थन करते हैं वो कहीं न कहीं रुष्ट होते हैं और सरकार से नाखुश होते हैं। तीसरा रीजन है 1912-13 की जो बालकन युद्ध चल रहा था, जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, उसमें ब्रिटेन ने तुर्की का सहयोग नहीं किया। यानी ब्रिटेन जो है वो तुर्की के खिलाफ लड़ रहा था और तुर्की में ऐसा क्या था कि मुस्लिम से रुष्ट है कि तुर्की का जो सम्राट है वो भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए इस्लाम धर्म का खलीफा था। एक खलीफा यानी एक सबसे ऊंचे पद पे जो इस्लाम में है वो। और जैसे ही ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ लड़ता है तो तुर्की की शक्ति यूरोप में कम हो जाती है, उसका संकुचन होता है। इससे भारतीय मुसलमान काफ़ी रुष्ट होते हैं और इसलिए वो साम्राज्य के विरोधी बन जाते हैं। एक और कारण है कि युवा मुसलमान जो होते हैं लीग में
उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना पनपती है। एक नई तरह की युवा मुसलमानों के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना पनपती है और वो साम्राज्य विरोधी बनते हैं। और एक और कारण है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुसलमानों में भय का माहौल था। क्यों? क्योंकि अली बंधुओं, हजरत मोहानी साहब, मौलाना आज़ाद को नज़रबंद कर लिया गया था। और साथ ही दो फैक्ट्स और हैं। मौलाना आज़ाद की जो बुक है अल हिलाल, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल हिलाल किसकी रचना है, तो मौलाना आज़ाद की। साथ ही मोहम्मद अली की रचना है कामरेड। इन दोनों को भी ब्रिटिश दमन का शिकार होना पड़ता है। तो इन सब वजहों की वजह से, इन सब कांडों की वजह से जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस के करीब आ गई और इन करीबी का फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस की साम्राज्य विरोधी आंदोलन को भी मिलता है। अब हम देखेंगे कि इन समझौतों में क्या क्या हुआ, आखिर ये दोनों एक दूसरे से क्या समझौते करते हैं और फिर ये क्या मिलकर सरकार से संयुक्त मांगे करते हैं। जहां मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ आके एक साथ संयुक्त मांगों को मांगने का निर्णय किया, वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन प्रणाली को भी स्वीकार किया। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से समझौते हुए, यानी एक दूसरे के बीच में, यानी वो एक दूसरे की कौन कौन सी बातों को मानते हैं, वो देखते हैं हम। समझौते में पहले ये था कि कांग्रेस की जो मांग थी, कौन सी मांग थी? उत्तरदायी शासन की। उत्तरदायी शासन का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझे तो यही होता है कि अगर सरकार नहीं पसंद है तो हम चाहे तो सरकार को, जो मेंबर है वो चाहे तो सरकार को गिरा सकते हैं। कांग्रेस की उत्तरदायी शासन की मांग लीग ने स्वीकार कर ली। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि मुस्लिमों की जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया। क्योंकि ये सब पहले देख चुके हैं, ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली सुधार है, ये इसको माल्य मिंटो सुधार नहीं मिल गया तब तक, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती आ रही थी। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को स्वीकार कर लेती है। तीसरा पॉइंट ये है इनके समझौतों के बीच कि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में निर्वाचित भारतीय हैं जो भारतीयों का जो कुछ हिस्सा है वो मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। मुस्लिम आरक्षित, क्योंकि पहले ही जो प्रांतीय व्यवस्थापिका में पूरे पूरे भारतीय तो थे नहीं, उसमें से कुछ ही भारतीयों को चुना जाता था। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से ये मांग की कि जो भारतीय निर्वाचित हो रहे हैं उनमें से कुछ हिस्से जो है वो मुसलमानों के लिए आरक्षित हो, क्योंकि ये जो हिस्सा है मुसलमानों के आरक्षण का वो हर प्रांत में सेम नहीं था, वो अलग अलग प्रांत में अलग अलग था। तो अब जो इनकी चौथी मांग है वो है,
चौथी मांग होती है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में निर्वाचित भारतीयों का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा मुसलमानों के लिए आरक्षित हो, और इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को भी स्वीकारा जाए। अब इसका 5वां पॉइंट ये था कम्युनल वीटो का। कम्युनल वीटो यानी कि अगर किसी सभा में कोई प्रस्ताव ऐसा लाया जाता है जो किसी समुदाय के विरुद्ध हो, तो अगर उस सभा के 3/4 लोग, 3/4 भाग अगर उस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध करते हैं कि वो किसी समुदाय के विरुद्ध है, तो उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा। तो ये जो थे इनकी आपस की मांगे थी, कांग्रेस की लीग से और लीग की कांग्रेस से। तो ये जो है लखनऊ समझौता है। अब इसके बाद ये दोनों जो साथ में आते हैं, तो कौन सी संयुक्त मांगे सरकार से करते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। तो संयुक्त मांग में पहली मांग तो ये होती है सरकार से कि भारत में जल्द से जल्द उत्तरदायी शासन की घोषणा की जाए। दूसरी मांग होती है कि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। साथ ही ये होता है कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, इससे पहले देखेंगे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में कुल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से केवल एक इंडियन होता है। तो अब मांग रहती है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में आधे सदस्य भारतीय हैं। चौथी मांग होती है कि विधान परिषद में जिसका कार्यकाल है 3 साल, तो विधान परिषद का कार्यकाल जो है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल के लिए कर दिया जाए। और साथ ही उनकी 5वीं मांग ये रहती है कि हर जो ब्रिटेन सरकार रहती है वो अपने हर उपनिवेश में एक सचिव को नियुक्त की होती है। तो वहीं भारत के लिए जो सचिव है उसको भारत सचिव कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी। तो भारत सचिव का वेतन जो है वो भारतीय राजकोष से दिया जाता था। तो अब मांग में ये रहती है कि भारत सचिव का जो वेतन है वो ब्रिटिश राजकोष से दिया जाए। तो ये सारी जो संयुक्त मांगे हैं इनको और क्या कहते हैं, 19 स्मरणीय पत्र। ये भी अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं। 19 स्मरणीय पत्र क्या है, तो ये कांग्रेस और लीग की संयुक्त मांगे हैं सरकार से। तो हम देखते हैं इस इतने इम्पोर्टेंट ये जो समझौता है, इसी वजह से कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहते हैं। तो इन समझौतों के फायदे और नुकसान क्या हुआ, तो फायदा तो ये हुआ कि जो भारतीयों के मन से हिंदुओं से भय दूर हो गया, हिंदुओं से जो उनको डर लगता था वो दूर हो गया। हिंदुओं से भय मुक्त हो गए। इससे पहले उनको लगता था कि हिंदू उनके हितों के विरोधी हैं, और अब उनको लगने लगा कि नहीं, हिंदुओं से उन्हें कोई खतरा नहीं है। दूसरा फायदा ये हुआ कि भारतीय एकता में वृद्धि हुई।
एकता बढ़ गई और इन्हीं एकता की वजह से आप देखेंगे कि आंदोलन को बहुत फायदा हुआ, कैसे हिंदू मुस्लिम साथ साथ आके असहयोग आंदोलन करते हैं। और इसका अगर आप नुकसान देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसने कांग्रेस ने जब पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया तो इस मांग में कहीं न कहीं द्विराष्ट्र सिद्धांत को जन्म दे दिया था। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का अंकुरण है, क्योंकि आप देखेंगे कि 30 सालों बाद कैसे लीग पाकिस्तान की मांग करती है। तो 1916 से लेके 1922 के बीच का जो समय है कांग्रेस और लीग के बीच का मतैक्य काल माना जाता है, मतैक्य काल कहा जाता है। और क्योंकि 1922 में जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म होता है वैसे ही ये लीग समझौता भी समाप्त हो जाता है। तो हमने कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन देखा जिसमें कैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आती है और समझौते करती है। हालांकि समझौते में होती तो है लेकिन फिर भी जो लीग है वो अपनी अलग राह पकड़े रहती है। और पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को स्वीकार करके कांग्रेस ने ऐसा ही कर दिया कि एक ही राजनीतिक मंच पे दो राजनीतियों को बढ़ाया। तो 1916 का हम एक और बात डिस्कस करना चाहेंगे कि 1916 का जो लीग में अध्यक्ष बने थे वो बने थे जिन्ना साहब। और क्वेश्चन पूछता है कि लीग का समझौता के लिए किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो वो तिलक साहब थे, तिलक जी और जिन्ना जी। तो जिन्ना जी के बारे में जान लीजिए कि 1906 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, साथ ही 1913 में इन्होंने लीग को ज्वाइन किया था और 1920 आते ही इन्होंने कांग्रेस से सदस्यता त्याग दी यानी इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से हमने लीग समझौता और कैसे उग्रवादी उदारवादी से मिलते हैं ये देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।